नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सेविंग्स पर और साथ ही जो निवेश के तमाम विकल्प हैं उनमें किस तरह से आप आगे बढ़ें, इसका जायजा लिया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, CEO अपना पैसा। नमस्कार, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए रुंगटा साहब। नमस्कार। आइए व्यूअर्स को बता दें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप प्रश्न, मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। आप अपने जो भी सवाल हैं उनको आप moneyguru@zenetwork.com पर मेल कर सकते हैं। SMS के जरिए शो में हिस्सा लेना चाहें तो अपने जो भी प्रश्न और सुझाव वो 57575 पर आप भेज सकते हैं। पहले सेव जरूर मेंशन कीजिएगा और उसके बाद फिर कंप्लीट डिटेल्स। पहला सवाल जो इंक्लूड कर रहे हैं ये पटना से है, मनोज जी की तरफ से है। और मनोज साहब ने जानना चाहा है ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्होंने टाइम फ्रेम रखा है 3 साल का और ये इन्होंने एक टारगेट सेट किया जिसको अचीव करना चाहते हैं, उस तरफ कैसे बढ़ें ये उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। ये स्क्रीन पर डिटेल्स हैं। ये 10 लाख रुपए जिस तरह से चाह रहे हैं 3 साल तक ये इनका टारगेट है और उसके ज़रिए ये जो है जानना चाह रहे हैं इसको अचीव करने के लिए म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए कैसे आगे बढ़ा जाए। इसमें रुंगटा साहब इन्होंने एक टारगेट सेट किया, एक ही टाइम फ्रेम दे रहे हैं। इनकी किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, रिटर्न किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस टारगेट की बात कर रहे हैं और फिर ये जो टाइम फ्रेम दे रहे हैं 3 इयर्स का, इसमें क्या अगर ये थोड़ा ज़्यादा समय दे सकें, थोड़ा और लॉन्गर टेन्योर, तो क्या वो बेटर रहेगा? मतलब अगर ये थोड़ा जोखिम भी लें, अगर समय अगर कुछ दे सकें। हाँ, नहीं सो तो क्लियरली इनका किस पर्पस के लिए 3 साल में पैसे चाहिए ये तो क्लियर नहीं है। तो ज़्यादा समय दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं ये तो उनसे बात करने पर ही पता चलेगा। दूसरी चीज़ जो क्लियर नहीं है कि ये जो 10 लाख की फिगर है ये नॉर्मली आप आज के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आज का 10 लाख अगर आप सोच रहे हैं और 8% का अगर आप इन्फ्लेशन मानते हैं तो 3 साल बाद आपको करीबन 12.5 लाख रुपए चाहिए। और अगर 3 साल बाद के 10 लाख रुपए मानते हैं तो आज की तारीख में करीबन 8.5 लाख रुपए होते हैं 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से। अब 3 साल का अगर पीरियड है और इसको आप बढ़ा नहीं सकते तो क्लियरली जो आपकी जोखिम लेने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, गोल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपको मेजॉरिटी जो पैसा है वो डेट में ही लगाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन आपका रहेगा एक कंजर्वेटिव डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड जिसे MIP कहते हैं, कंजर्वेटिव, जिसमें 80 से 85% पैसे जो हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगेंगे और सिर्फ 15 से 20% इक्विटी में लगेंगे। तो उसमें रिटर्न जो है पोस्ट टैक्स के बाद खैर गारंटीड तो नहीं होता, बट चूंकि टैक्स में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है तो मेरे ख्याल से आप उसमें 9% के आसपास का रिटर्न अज्यूम कर सकते हैं। और उस हिसाब से अगर एक लमसम आपको इन्वेस्ट करना है तो करीबन 7.25 लाख रुपए अगर आप एक साथ में इन्वेस्ट करेंगे तो शायद 3 साल बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आपको महीने दर महीने इन्वेस्ट करने हैं तो रफली आपको 25,000 रुपये पर महीने इन्वेस्ट करने होंगे 36 महीने तक, तो शायद आपके 10 लाख रुपए जो हैं वो जमा होंगे। जहाँ तक कौन से फंड में करना चाहिए तो मेरे ख्याल से 2 फंड्स आ सकते हैं, रिलायंस MIP फंड और IDFC मंथली इनकम प्लान। ये दोनों ही कंजर्वेटिव डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स हैं जिसमें 80 से 85% डेट में इन्वेस्ट होता है। अच्छा रुंगटा साहब, जो MIPs की जो बात आप कर रहे हैं, कई बार इंडिविजुअल्स इसको ये मानकर भी चलते हैं कि ये मंथली इनकम प्लान्स हैं तो इनसे मंथली आय होगी ही। मतलब इसको भी अगर आप थोड़ा इनके समक्ष रख सकें कि मतलब उस प्रकार से कोई एकदम गारंटेड तो नहीं है होगी, तो इसको पहलू को क्लियर कर चले तो बेटर है। जी बिल्कुल, मंथली इनकम प्लान एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं अपने आप में एक थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में नाम में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन अब चूंकि मार्केट में इसे मंथली इनकम प्लान सभी लोग कहने लग गए इसलिए हाँ हमें भी समझाने में वही करना पड़ता है। ये एक्चुअली डेट और इक्विटी का मिक्स होता है नॉर्मली। अगर उसमें डेट पोर्शन 80-85% हो तो उसे कंजर्वेटिव कहते हैं क्योंकि इक्विटी 15-20% है। अगर डेट 70 के आसपास हो और इक्विटी 25-30 के आसपास हो तो उसे थोड़ा अग्रेसिव MIP कहते हैं।
गारंटीड तो म्यूचुअल फंड्स में अलाउड ही नहीं है, इसलिए अगर समझो इक्विटी पोर्शन जो है वो उसमें लॉस हो जाता है, उसकी वजह से अगर आपका एनएवी कम भी हो सकता है। और इनफैक्ट इन अ मंथली इनकम प्लान आप ग्रोथ ऑप्शन चुनेंगे तो कुछ भी उसमें आपकी मंथली नहीं आएगा, जब भी आप रिडीम करेंगे तब पैसा आएगा। तो मंथली इनकम प्लान बोलने के लिए मंथली इनकम है, न वो गारंटीड है, न ये जरूरी है कि आप उसे लें, आप ग्रोथ ऑप्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके डिटेल रिप्लाई है। अगला प्रश्न लुधियाना से है, जसप्रीत जी का सवाल है। इनकी एज 35 है और ये कह रहे हैं कि ये रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं और इन्होंने जो इनफैक्ट रूट ऑप्ट करना चाह रहे हैं, इनके अकॉर्डिंगली ये चाहते हैं कि पेंशन प्लान्स जो हैं उनके साथ आगे बढ़ें, तो वो कैसा रहेगा। इसमें ये अच्छी बात है, ये काफ़ी अर्ली रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, उस तरफ सोच रहे हैं। और इसमें जैसे इनके समक्ष रुंगटा साहब हम देख रहे हैं समय भी है, ये जोखिम भी ले सकते हैं जैसे इस ब्रैकेट में है, लेकिन पेंशन प्लान ही क्यों, मतलब ये केवल उसी पर क्यों ध्यान दे रहे हैं वो इनको बेटर पता है। लेकिन आप इनको इसके बारे में और दूसरे ऑप्शंस के बारे में कैसे समझाएंगे? तो सबसे पहले हाँ, आपने सही कहा जसप्रीत जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी समय रहते से ही आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसका नाम पेंशन है, रिटायर है, जिसके नाम में ये दोनों शब्द हैं। ऐसे प्लान में रिटायर करने से ही आप पेंशन की प्लानिंग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी तरीके से अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो आपके लिए मेरे ख्याल से अच्छा होगा। और जब आपके पास लंबी अवधि है, जैसे कि जसप्रीत जी आपके पास है, तो आप मेरे ख्याल से इक्विटी में इन्वेस्ट करना थ्रू म्यूचुअल फंड्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। जहाँ तक अगर टैक्स का सवाल है, अगर टैक्स डिडक्शन ज़रूरी है तो आप ELSS स्कीम में कर सकते हैं या फिर नेशनल न्यू पेंशन स्कीम में भी कर सकते हैं, जिसमें भी इक्विटी पोर्शन होता है। लेकिन पेंशन प्लान जो एक इंश्योरेंस कंपनी देती है उसमें कई दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो चूंकि उसमें प्रिंसिपल गारंटीड है, इसकी वजह से उनको डेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है और इसकी वजह से आपको रिटर्न जो है उसमें कम मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको उसी कंपनी से अन्यूटी खरीदनी होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप रिटायर होंगे उस समय उस इंश्योरेंस कंपनी के जो अन्यूटी प्लान्स होंगे वो अच्छे होंगे। तीसरी बात, अगर आपको अन्यूटी के बाहर और कोई तरीका करना है मंथली पेंशन पाने का, तो वो सिर्फ आप 1/3 पैसा उसमें से निकाल के दूसरे तरीकों में यूज़ कर सकते हैं। 2/3 पैसा आपको उसी कंपनी से अन्यूटी खरीदने में जाएगा। तो इनफ्लेक्सिबल प्लान है, लो रिटर्न्स मिलते हैं। मेरे ख्याल से आपको इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन प्लान खरीदने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म है इसलिए आप म्यूचुअल फंड्स देखिए, आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। 10% से 20% पैसा आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीम्स में भी लगा सकते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट। तो ये आपके रिप्लाई है। आज हम निवेश के तमाम विकल्पों का जायजा ले रहे हैं। आगे कुछ ही देर में हम कोई और प्रश्न उनको शामिल करेंगे। हम जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है इन्वेस्टमेंट्स के डिफरेंट ऑप्शंस पर। आपके जो स्पेसिफिक क्वेरीज हैं उनके अकॉर्डिंगली राय देने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। अगला सवाल जो हम ले रहे हैं ये गुजरात से है। ये प्रश्न शैलेश जी की तरफ से है, शैलेश पंचाल जी की तरफ से। और इन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड्स में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इस समय लाइन पर मौजूद है। मिस्टर पंचाल, आपका स्वागत है। आपने अपने प्रश्न में ये मेंशन किया है कि आप 15 साल के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, बेहद लॉन्ग टर्म के लिए आप कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा। और एक और इसमें आपने पहलू बताया कि आप हर महीने एक डिसिप्लिन तरीके से सिस्टमैटिकली करेंगे। आप शैलेश साहब अभी बताएंगे आप क्या करते हैं, आपकी कितनी एज है? एज मेरी 29 है। आपने अभी फिलहाल कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? अभी तो कुछ मैं इन्वेस्ट अभी नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये पहला कदम जो है रुंगटा साहब आपको बताएंगे कैसे इसको आप रखें
और कैसे इस लंबे सफ़र को तय करें। रुंगटा साहब, कैसे स्टेप जो है फर्स्ट स्टेप रखें, आगे कैसे बढ़ते हुए रिव्यू करें? क्या ये शुरुआत में सिर्फ लार्ज कैप पे फोकस होना चाहिए या कैसे इसको प्लान आउट करना चाहिए? हाँ, तो सबसे पहले तो शैलेश जी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप यंग एज से ही इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं। तो जैसे आप हर महीने जब इन्वेस्ट करते हैं बिना मार्केट में देखे क्या हो रहा है, तो जो एक टाइमिंग की रिस्क है वो कम हो जाती है। आपको ये नहीं बॉदर करना है कि आज मार्केट लो है, कल मार्केट हाई है, आज मुझे निकल जाना चाहिए, आज मुझे घुस जाना चाहिए। ये रिसर्च दिखाता है कि अगर मिनिमम 10 साल तक आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके रिटर्न्स जो हैं काफ़ी हाई रहे हैं। और चूंकि आप नए इन्वेस्टर हैं इसलिए, और ये आपका पहला कदम है, मेरे ख्याल से आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो कि बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे फंड्स में करें, चाहे फ्रैंकलिन ब्लू चिप हो या ICICI प्रू फोकस्ड हो, ये सब बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा शैलेश जी कि ये लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट है, बीच में मार्केट में कहीं ऊंच नीच आएगी, अपनी इन्वेस्टमेंट बंद नहीं करिएगा। आपको आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसका फ़ायदा तभी होगा जब आप कम से कम 10 साल तक डिसिप्लिन तरीके से इसमें हर महीने इन्वेस्ट करेंगे, और फिर आप देखिएगा कि आपको इसका कितना फ़ायदा होता है। जी, तो इस तरह से बढ़िए, ये कि लंबा सफ़र रहेगा। ऑल द बेस्ट। आइए अब हम अगला सवाल शामिल करते हैं। कोलकाता से प्रीतिश मजूमदार साहब की तरफ से सवाल है। प्रीतिश साहब ने जानना चाहा कि एक प्राइवेट कंपनी की FD है, उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इन्होंने उस प्राइवेट कंपनी का नाम भी इनफैक्ट मेंशन किया जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। ग्रीन वे इंटरनेशनल का इन्होंने बताया जिसकी FD में बढ़ना चाहते हैं। इनको उसमें कैच जो दिखी, इनको उसमें जो वो ऑफर कर रहे हैं ब्याज दर, इनको वो काफ़ी लुभावना लगा और एक जानना चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा जोखिम लिया जा सकता है। रुंगटा साहब, ये किस तरह से ऐसे आप इन पर कॉल्स लेना चाहेंगे जो प्राइवेट कंपनी FDs रहती हैं? इसमें जो इनको जो कैच लगी ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा दूसरे और जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं उनको भी देखा जाए? मतलब ब्याज दर देख के ही अट्रैक्ट ना हो, इसको थोड़ा अगर डेप्थ में जाएं और इसको एनालाइज करें तो कैसे स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनी FDs में कॉल लेनी चाहिए केयरफुली? मेरे ख्याल से इन्होंने कहा है कि ब्याज की दर 28% है। इस कंपनी के बारे में भी हमने पता किया तो कंपनी का तो खैर काफ़ी प्रॉब्लम है। आप इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हैं, कंपनी के अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट्स वगैरह भी फाइल हो चुकी हैं। तो प्रत्युष जी, क्लियरली ये तो कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। और मैं आपसे और इस मीडियम के जरिए से सभी से कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको हाई रिटर्न प्रॉमिस करे और जिसमें हाई रिस्क ना हो। अगर रिटर्न हाई है तो उसमें हाई रिस्क होगा। अगर कोई भी गारंटीड आपको 11-12% से ज़्यादा गारंटीड कह रहा है तो या वो दो में से एक चीज़ के बारे में झूठ बोल रहा है, या तो रिस्क के बारे में झूठ बोल रहा है या रिटर्न के बारे में झूठ बोल रहा है। या तो रिटर्न उतना नहीं है या उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हाई रिटर्न ऑटोमेटिकली हाई जोखिम के साथ आपके साथ आता है, इसमें चोली दामन का साथ है। तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी आपने नेम करी इसमें तो बहुत प्रॉब्लम है, इसमें तो बिल्कुल नहीं देखिएगा। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं और दूसरे दर्शकों से भी मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप सावधान रहिए, हाई रिटर्न के चक्कर में अपना मूल पैसा आप गंवा नहीं दें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। मेहनत की कमाई है, आप इसमें लालच ना करें, और जो नॉर्मल मार्केट में रिटर्न है उसी की अगर आप लालसा रखेंगे तो आपको वो मिलेगा। ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में आपको मूल पैसों से भी हाथ धोना पड़ेगा। जी, और उनका साहब बाकी व्यूअर्स के लिए इस कंपनी के अलावा बाकी अगर FDs प्राइवेट कंपनीज की तरफ ध्यान देते हैं तो क्या उसमें रेटिंग्स भी देख लें? एग्जैक्टली मतलब आप जब डिसाइड कर रहे हैं, ब्याज दर देखते हैं, बाकी पहलू हैं, और फिर कंफर्टेबल हो जाएं और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़ें। वेरी क्लियरली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आम आदमी जो है उसको कंपनी की रेप्यूटेशन ये सब पता करने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक तरीका ये है कि अगर रेटिंग है कंपनी की तो वो आप रेटिंग देख लें। अगर रेटिंग FAA से कम है, 4 ही एजेंसीज हैं जो इंडिया में रेटिंग देती हैं, किसी की भी रेटिंग अगर FAA से कम है, FAA सबसे हाई रेटिंग होती है, FAA उससे कम होती है,
फिर FA होती है, फिर FB, FC, FD, काफ़ी रेटिंग्स हैं। AA से अगर रेटिंग कम है आपकी तो मेरे ख्याल से उसमें उसके आप हाई रिटर्न्स के लालच में ना जाएं। उसके नीचे इन्वेस्टमेंट करना जोखिम से भरा है। राइट, तो ये क्लियरली आपको बताया गया है, तो इस तरह से आप संभल कर आगे बढ़िए, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, सभी पहलुओं को देखें, परखें, टटोलें और फिर कोई भी कदम आगे बढ़ाने पर सोच विचार करें। अगला प्रश्न नोएडा से ये सोहिनी जी की तरफ से है, ये वाया मेल है। रुंगटा साहब, इन्होंने फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स के बारे में जानना चाहा। इनकी एज 25, इन्होंने कहा मैं FMP में निवेश करना चाहती हूँ और इस पे जो भी रिटर्न्स हैं क्या वो गारंटेड होंगे? ये गारंटेड जिस तरह से इनका जिस तरह से उस पर ज़्यादा स्ट्रेस है और उस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप इनको कैसे बताएंगे? इसमें रिटर्न्स तो उस प्रकार से कोई एकदम श्योर शॉट गारंटेड नहीं कि इतने आपको मिलेंगे ही, लेकिन फिर भी ये जिस तरह से ये पूरा वर्क करता है FMP, इसको आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे? और जिस टैक्स ब्रैकेट में अगर कोई इंडिविजुअल हो उसको किस तरह से ये उसके लिए वर्क कर सकता है? इसकी जहाँ तक टैक्स एंगल्स की बात है, उस पर्सपेक्टिव की, उसको भी अगर आप इनके समक्ष रख सकें। अगर आपको 1 साल से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान बहुत ही अच्छा विकल्प है फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले। रिटर्न्स गारंटीड अलाउड नहीं है म्यूचुअल फंड्स को देना। ये भी नहीं अलाउड है कहना कि शायद इतना रिटर्न हो जाएगा, ये भी ऑफिशियली अलाउड नहीं है। कोई एजेंट अगर आपको कह रहा है तो उसको अलाउड नहीं है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन जिस समय तो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान एक फिक्स्ड अवधि का प्लान है, वो आज खुला है, 5 दिन 7 दिन खुला रहेगा, फिर उसकी जो भी अवधि है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, जितनी भी उसकी अवधि है उतनी अवधि तक आपका पैसा लॉक्ड इन है। उस अवधि में अगर आपको निकलना है तो आपको स्टॉक मार्केट में वो यूनिट्स बेचने होंगे। नॉर्मली FMP जो है वो स्टॉक मार्केट पे कोटेड होता है, लेकिन वो नाम के वास्ते है, स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं होती, तो इफेक्टिवली आपका पैसा लॉक्ड इन है, उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसके एंड पर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के एंड पर आपको पैसा जो है रिडीम हो जाते हैं, आपकी यूनिट्स आपको मिल जाते हैं। नॉर्मली अगर आपने आज पैसा लगाया, समझिए 1.5 साल के FMP में, आज जो भी 1.5 साल की FD चल रही है, रफली अगर आप आज देखें तो 1.5 साल की FD 8 से 8.5% के बीच में होगी। तो अगर आज आप 1.5 साल के FMP में पैसा डालेंगे तो शायद उससे स्लाइटली बेटर रिटर्न आपको मिलेगा, बट वो कोई गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन मेजर एडवांटेज आपको टैक्स का है, क्योंकि वो कैपिटल गेन्स होगा और आपको इंडेक्सिंग बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए उस पर टैक्स जो है आपको कम लगेगा और इस वजह से इसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है जी। तो 2 चीज़ें हैं FMP में, रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, आपका पैसा लॉक्ड इन है, लिक्विड नहीं है, उसके सामने पोस्ट टैक्स रिटर्न आपको नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट से अच्छा मिलेगा। जी, अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए और हमारे व्यूज़ के प्रश्नों पर राय देने के लिए रुंगटा साहब थैंक यू, धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए, और दर्शकों का भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आपकी जो भी जहन में और प्रश्न हो, हम नेक्स्ट वीक जब आज के दिन हाजिर होंगे फिर से इन्वेस्टमेंट्स के तमाम विकल्पों का जायजा लेंगे। साथ ही कोई सुझाव हो इसको हम और कैसे इंप्रूव करें तो आप अपने प्रश्न सुझाव हमें मेल और SMS के जरिए भेज सकते हैं। कल हाजिर होंगे तो जायजा लोन मार्केट का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।